अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में मेन फोकस तो हमारा रहेगा जो इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से, और ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे क्रिकेट के मामले पे। क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, मैच में क्या हुआ, मैच पाकिस्तान खेला कैसे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन जो कुछ इंडियन टीम ने किया उस मैच के अख्ताम के ऊपर और जो आईसीसी का रद्द-ए-अमल था वो अकल और फहम से बालातर है। एक तो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो इस वक्त इंडिया के ऊपर काबिज़ है, जो बीजेपी की हुकूमत है वो इंतहा पसंद नहीं हुई। जिस तरह की टीटीपी है, टीटीपी की एक शक्ल बीजेपी है या आरएसएस है और उसी की हुकूमत है मोदी की। तो उनसे आप किसी खैर की तवक्को तो रख ही नहीं सकते, कोई बेहतरी की उम्मीद उनसे रखी ही नहीं जा सकती। वो तमाम वैसी हरकतें करेंगे जो किसी भी दहशतगर्द तंजीम से की जा सकती हैं। लेकिन उनकी हरकतें क्या एक क्रिकेट टीम जो एक स्पोर्ट्स आउटफिट है उसके ऊपर भी उसके असरात होने चाहिए थे। वो एक अफसोसनाक पहलू है कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है वो पहले तो पाकिस्तानी कैप्टन से हैंडशेक से गुरेज कर रहे हैं। मैच के अख्ताम के ऊपर भी जब पाकिस्तानी टीम उनको ग्रीट करने पे आमादा है वो उससे गुरेज करते हैं और उससे भी आगे चले जाते हैं और वहाँ खड़े होकर एक सियासी तकरीर करते हैं, जो एक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। क्रिकेट को क्रिकेट रहना चाहिए, खेल को खेल रहना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग इवेंट है, पूरी दुनिया उसको देखती है। उस पर अरबों डॉलर का रेवेन्यू जुड़ा होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर। तो वहाँ क्या बीजेपी की ये तकरीर करनी ज़रूरी थी? बहुत अफसोसनाक पहलू है। इंडियन क्रिकेटर्स को भी गौर करना चाहिए कि क्या वो बीजेपी के पैरोकार हैं, वो क्या उनकी आरएसएस के वो जो सेवक हैं उनमें उनका शुमार होता है? वो क्या है, वो क्रिकेटर हैं या कुछ और है? अपना रोल तय कर लें, फिर शायद उनको आइंदा के लिए इस अमल से, नापसंदीदा अमल से बचने के लिए कोई अकल और समझ मिल जाए और बेहतर फ़ैसला करने की उनके लिए सलाहियत पैदा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रोल है वो काफ़ी काबिल अफसोस है। पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने में जो बुनियादी किरदार अदा किया है वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अदा किया है। सबसे पहला इसका आगाज़ किया गया था जब कप्तानों की जंग पाकिस्तान में शुरू हुई। आज बाबर कप्तान है, अगले दिन शाहीन अफरीदी कप्तान है, तीसरे दिन दोबारा बाबर कप्तान है, चौथे दिन रिजवान कप्तान है, पाँचवें दिन सलमान अली आगा कप्तान है। और इसी तरीके से हमने दुनिया के बड़े बड़े नामवर कोच पाकिस्तान में लाए और उन नामवर कोचेज़ को 2 या 3 मैच से ज़्यादा हमने चलने नहीं दिया और उनको एक के बाद एक फड़काते गए। पाकिस्तान में आने पे कोई आमादा नहीं होता और गैरी कर्स्टन जैसे खिलाड़ी को हम पाकिस्तान लाए, शॉन टेट जैसे खिलाड़ी को पाकिस्तान लाए। इससे भी बड़े बड़े नाम जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बड़े मुश्किल से पाकिस्तान विज़िट करते हैं, पाकिस्तान की कोचिंग असाइनमेंट्स पे आए और हमने उनको हफ्ता 10 दिन के बाद सबको फारिग कर दिया। ये तबाही का आगाज़ था। और उसके बाद एक नॉन प्रोफेशनल सेटअप है जिसको ये पता नहीं है कि किस खिलाड़ी के अंदर कौन सी सलाहियत है और गेम प्लान क्या होता है। अगर इस ग्राउंड के अंदर 170 या 175 रन चाहिए थे तो आपको हर बॉल के ऊपर बल्ला घुमाकर उसको 250 रन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आप 170 पे भी नहीं पहुंचे और टीम आपकी 125 रन पे ढेर हो गई। जो आपका ओपनिंग बैट्समैन है वो आपका टॉप विकेट टेकर है, 3 खिलाड़ी उसने आउट किए हैं। और जो आपका टेल एंडर है शाहीन अफरीदी, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर है। तो उससे आपकी टीम सिलेक्शन और परफॉर्मेंस का असर उसका नज़र आता है। अगर बुमराह नए बॉल को सीम कर सकता है तो शाहीन अफरीदी का बॉल क्यों नहीं सीम हो रहा, ये एक सवाल है। अगर उनके तमाम बैट्समैन जो वो क्रीज़ के ऊपर आए और खेले, उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर्स को मारा चौके और छक्के, तो हमारे स्पिनर्स ने 63 डॉट बॉल्स 10.5 ओवर्स कैसे खेले? तो उससे या तो खिलाड़ियों की एबिलिटी ख़त्म हो गई है या फिर आपकी जो कोचिंग और टीम प्लानिंग है उसका फुकदान है। और मैं इस पे क्रिकेट बोर्ड को मोर्द इल्ज़ाम ज़्यादा ठहराता हूँ। आपको क्रिकेट टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो आधा तीतर आधा बटेर बना के लेके जाए ना। ये स्पेशलिस्ट की गेम है। एक ओपनिंग बैट्समैन है तो स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन है, एक वन डाउन पोजीशन है तो स्पेशलिस्ट पोजीशन है, नंबर 2 वाला स्पेशलिस्ट है। आपने इतने ऑलराउंडर्स डाले हुए हैं, वो कच्चे पक्के खिलाड़ी हैं, वो कभी 2 चौके मार देते हैं, कभी 2 विकेट ले लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट स्पेशलिस्ट। जिसके अंदर मोहम्मद नवाज़ है, उसके अंदर आपका फ़हीम अशरफ है, देयर आर सो मैनी अदर नेम्स इन द टीम। और आपका हारिस रऊफ बाहर बैठा हुआ था, हसन जिसको आप लेके गए वो बाहर बैठा हुआ था। तो आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक किस्म का इस वक्त टीम का कॉम्बिनेशन है। बोर्ड इन हाउस अपनी सलाहियत जो है ना वो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली, उसके ऊपर गौर करें, नहीं तो क्रिकेट मज़ीद तबाह होगी। पिछले 2 सालों में जिस तरीके से हम हारे हैं, बांग्लादेश से हम टेस्ट मैच हार गए, वर्ल्ड कप खेलने गए तो अमेरिका जैसी टीम से हम मैच हार गए,
आज हमने इंडिया के साथ बाकायदा वो जो सरेंडर करने वाली पोजीशन थी ना इंडिया के खिलाफ, वो हमने इख्तियार की है। तो ये क्या काबिल कबूल है? बोर्ड इसके ऊपर गौर करे और अपना खुद से अपना एक्ट ठीक करे। एक खिलाड़ी पे मुद्दा डाल दें आपके, ये जिम्मेदार था, इसने परफॉर्म नहीं किया। आपसे पहले ये पूछा जा सकता है कि सलमान अली आगा क्या T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी था जिसको आपने T20 का कप्तान बनाया? किस बुनियाद के ऊपर आपने उसको कप्तान बनाया? तो ये बात चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जब तक अकाउंटेबिलिटी क्रिकेट बोर्ड की नहीं होगी, पाकिस्तान में कभी क्रिकेट ठीक नहीं होगी। 2 खिलाड़ियों को निकाल दो, नया कप्तान लगा दो, नया कोच लगा दो, उससे इनकी बचत हो जाती है कि बहस का रुख दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो आज का मेन प्रोग्राम हम आएंगे इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस का भी जो किरदार है, जिस तरह हमने क्रिकेट बोर्ड के किरदार के ऊपर बात की है, उसको भी अपने किरदार के ऊपर गौर करना चाहिए। इस्लामिक मुल्कों के ऊपर एक के बाद एक हमले हो रहे हों और तबाही से दुचार हों, लीबिया तबाह हो गया, शाम, यमन, गज़ा में 50,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और वो कोई बोलने पे, उफ़ करने पे भी कोई तैयार नहीं है। तो अब अगर कतर के हमले के बाद इकट्ठे होकर बैठे हैं तो खुदा के लिए कुछ ऐसा तरीकाकार अपनाइए कि अपनी सरहदों का, अपने लोगों का हिफाजत कर सकें। जो आपका फ़र्ज़ है, ये बादशाहतें वैसे बरकरार नहीं रह सकेंगी। वो जिस दिन बटन दबाएंगे वो एक नया इंकलाब आएगा, कोई अरब स्प्रिंग आएगी और वो सारी मलिया मेट हो जाएगी रियासत। जिस तरह सीरिया में तबाही या लीबिया में हमने तबाही होती देखी, यमन में होती देखी, क्या उसकी रेपिटेशन और चाहते हैं हम? क्या अरब स्प्रिंग और अभी मुल्कों में आनी बाकी है, या उससे पहले आप लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार कर सकते हैं कि अपनी अपनी सरहदों का, अपने लोगों का दिफा कर सकें? आज के प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इसके अलावा एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। एयर कमोडोर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्स का डार साहब तज़किरा कर रहे हैं। और मैं आपसे डॉक्टर तारिक साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा। हमने इस प्रोग्राम में बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना के ताउन से और टर्की को साथ मिला के मुश्तरका एक किसी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के ऊपर काम करें। अदरवाइज़ ये जो एक के बाद एक के ऊपर इसराइल हमलावर हो रहा है, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो आज डार साहब वो बयान दे रहे हैं कि अमली तौर पर इस पर कुछ काम होगा या सिर्फ एक छोटा सा बयान है, उसके बाद ये कहीं किसी खूह खाते में चले जाएगा? नहीं मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अमली तौर पे कोई भी काम करने से पहले ज़ाहिर है सबसे पहले एक स्टेटमेंट और एक अपनी जो सोच या अपनी फ़िक्र होती है उसका इजहार किया जाता है, जो डार साहब ने किया है। और ये सोच अगर ये फ़िक्र पाई जाती है, ये कंसर्न अगर पाया जाता है, तो अमली इकदाम ज़ाहिर है फिर उसको फॉलो करते हैं। और मेरा ख्याल हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जो अमली इकदाम की हम बात कर रहे हैं कि उन्हें लिए बगैर अब आगे बढ़ना। सर, लेकिन जिस आप मुस्लिम उम्मा के साथ मिलकर अमली इक़दामात का तज़किरा कर रहे हैं, वो मुस्लिम उम्मा फ़िलहाल कबूतर की तरह ना, वो आंखें बंद करके सिर्फ ये सोचती है कि उसकी तरफ बिल्ली नहीं देख रही, बाकियों की तरफ देख रही है। तो ये इस तरीके से काम ही आगे चलेगा। सब एक मिसाल दी जाती है कि अगर मोहल्ले में किसी एक घर में या किसी एक गली में आग लगी हो, तो आप ये समझें कि मेरा घर बच जाएगा, जो कि उसी मोहल्ले में वाक़या है, तो वो नहीं बचता। वो आहिस्ता आहिस्ता आग जो है ना, सफ़र करती करती अपने घर तक भी पहुंच जाती है। इसी फ़िक्र के साथ ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये हो रही है, और इसी फ़िक्र के साथ जो है सारे लोग जो हैं सरबराहान वो यहाँ पे बैठे हैं। देखें, OIC UN के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी फ़ोरम है। डिसफंक्शनल फ़ोरम कही है, मतलब खैर मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल आपका एक राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। नौरानी साहब कहा कहते थे ना OIC, तो ये वो वाली OIC है। 57 देखें ना, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसके मेंबर हैं। अब इसके 3 जो सबसे बड़े रोल हैं, सबसे पहला क्या है जी, वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है जी। दूसरा है डिफेंस ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, और तीसरा है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक और सारे। तो 2 जो चीज़ें हैं, वॉइस और उसके बाद डिफेंस, ये ऐसे रोल हैं कि क्या ये फोरम अदा कर रहा है। और अगर फोरम है ना, कोई खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है इसके कोई तनकीद करके कोई गुनाह होता है। इस फोरम ने जो काम मुस्लिम वर्ल्ड के लिए करना था, अभी तक वो उस अंदाज से या उस मैग्नीट्यूड से या उस क्वांटिटी से नहीं हो सका। ये बात तो बिल्कुल एक वाज़ेह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुस्लिम उम्मा, और आपने जिन जिन ममालिक का जिक्र किया मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, वो लीबिया, शाम, इराक़, सारे लेबनान, अफ़गानिस्तान भी, अब ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये इससे पहले नहीं हुई। इससे पहले ये ममालिक जो हैं ये बड़े ही एक अच्छे अंदाज से और बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक के करीब करीब चलते रहे हैं। 35 सालों से ये ममालिक तबाही से दुचार हैं, 35 सालों से। नहीं, लेकिन मलिक साहब उसके बावजूद ऐसे आप लीबिया देखें, अब लीबिया को, शाम को जिस तरह गिराया गया, लीबिया से पहले बड़ा खुशहाल मुल्क था। कर्नल गद्दाफी के साथ उस रजीम के साथ आपको 100 इख्तलाफात हो, लेकिन उनकी आवाम तो खुशहाल थी।
शाम में सप्रेशन थी, लेकिन ये हालात नहीं थे जो भी हैं। मैं ये आर्गूमेंट बिल्ड कर रहा हूँ कि अब बात उससे आगे चली गई है कि बराह रास्त आप इस्लामी ममालिक पे हमले कर रहे हैं। मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ कि नॉन प्रोवोकल अटैक्स हैं कि जिनकी कोई वजह नहीं है, और आप अपने मिसाइल्स के ज़रिए और आप अपने ड्रोन्स के ज़रिए मुसलमान ममालिक पे हमलावर हो रहे हैं। ये बहुत आगे की बात है, और अगर इसको आज यहाँ पे ना रोका गया और बाकी मुसलमान ममालिक ये समझें कि हम सब जो है वो महफूज हैं, भारी तो सब की आनी है अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो। उमैर साहब, अभी ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ तो सबसे पहला खदशा मुझे उस वक्त पैदा हुआ था कि ये अगली दफ़ा ये इंडिया और इसराइल मिल के पाकिस्तान की तरफ आएंगे। उसके बाद अब उन्होंने कतर पे हमला कर दिया। वही कतर जो उनकी पीस टॉक्स होस्ट कर रहा था, उसी कतर के ऊपर जाके उन्होंने हमला कर दिया। अभी आप प्रोग्राम में शुरू होने से पहले इब्राहिम अकॉर्ड्स का जिक्र कर रहे थे, तो ये ममालिक तो आगे आगे थे, यूएई और बाकी लोग जो सारे इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने वाले थे, और आज वो कहाँ स्टैंड करते हैं। इसका मतलब है कि एक के बाद एक को वो गिराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। किसी के साथ इब्राहिम अकॉर्ड किया या नहीं किया वो डजेंट मैटर एट ऑल। वो ग्रेटर इसराइल का जो डिज़ाइन है उसको वो लेकर आगे चलते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जी, एक्सपेंशनिस्ट का जो उनका एजेंडा है वो तो अब क्लियर कट दुनिया के सामने है। चाहे दुनिया उससे आंखें छुपाए, उन्होंने सिर्फ कतर पे नहीं हमला किया, उसके बाद भी उन्होंने अपने हमले इर्द गिर्द नेबर्स पे जारी रखे हैं। और जो इब्राहिम अकॉर्ड्स का एक लारा दिया गया, एक मुस्लिम दुनिया को लॉलीपॉप दिया गया कि आप रिकग्नाइज़ करें और सिक्योरिटी अमेरिका पे छोड़ दें, तो वो भी आजमा के देख लिया कि कतर जो कि $15 बिलियन एनुअली इन्वेस्ट करता है अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी पे, तो उसका उसे रिज़ल्ट क्या मिला, जिससे हमें एक सबक मिलता है कि कभी भी किसी मुल्क की सिक्योरिटी आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। चाहे जितना भी बड़ा एलाई हो, वो वक्त में उसने अपना एजेंडा, अपना मफाद देखना है। अगर मुस्लिम दुनिया है वो करीब है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने इंटरेस्ट को जांच सकती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मामलात को अलाइन कर सकती है। और मैं समझता हूँ ये एक किस्म की रेकनिंग है कि सऊदी अरेबिया भी इस पर सोचेगा। जो बेसिकली हमें लग रहा था कि तलवार हमारी तरफ भी आ रही है, कि सऊदी अरेबिया को भी पुश किया जा रहा है, लग नहीं था, एक्चुअली में आ रही थी सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। तो वो खुदा न खासा हम उस तरफ चले जाते। और साथ ही साथ जो आपने इसराइली फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दे आर फाइटिंग कॉमन एनिमी। तो वो कॉमन एनिमी क्या है, आप मतलब इस्लाम के दायरे से देख लें या पाकिस्तान की लेंस से देख लें, मतलब पाकिस्तान तो उनकी हदफ पे है ही है। तो अगर इस तरह के मामलात हैं तो हमें समझते हैं कि OIC से हट के भी हमें प्रोएक्टिवली जो दुनिया के बड़े ममालिक, इस्लामिक ममालिक हैं, उनको इस पर रीच आउट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो देखें अपनी हमारी बारी आते देर नहीं लगेगी। खालिद चिश्ती साहब, जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर थी दोहा पे अटैक के बाद, तो उसके अंदर भी उसने पाकिस्तान में जो उसामा बिन लादेन वाली वो रेड थी उसका मिसाल देकर तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। हालांकि उसामा बिन लादेन को या बहुत सारे अरब मुजाहिदीन को इस खित्ते के अंदर खुद अमरीकी CIA भर्ती कर लेकर आई थी सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, लेकिन इल्ज़ाम अब उसका भी हमारे ऊपर है। पाकिस्तान भी कैसे आया वो भी हम उसको बता सकते हैं कि आपने तोरा बोरा में जो बॉम्बिंग की थी, उसके बाद आपने इन लोगों को धकेला था पाकिस्तानी सरहदों की तरफ, अपने अफगानिस्तान के अंदर आप इनको काबू नहीं कर सके थे, लेकिन अब पाकिस्तान निशाने पे है, ये बड़ा खुला नज़र आ रहा है। चिश्ती साहब। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कनेक्ट करने की कोशिश की थी उसामा बिन लादेन और ये वाले केस के दौरान, फ़र्क मैं क्लियर करता चलूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी या हिस्ट्री। उसामा बिन लादेन एक वो शख्स था जिसको हम भी ढूंढ रहे थे, अमेरिका भी ढूंढ रहा था। ये जो हमास थी, ये कतरी उसको नहीं ढूंढ रहे थे, वो तो नेगोशिएशन के लिए होस्ट कर रहे थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट इन हमास के लीडरों को नहीं ढूंढ रहे थे कि जहां मिले उनको मार देना। और ये एक जस्टिफिकेशन बिल्कुल इलॉजिकल है और आउट ऑफ प्लेस है, पहली बात तो ये है। और यहाँ तक ये रेफरेंस ढूंढना और लेजिटिमेसी ढूंढ लेना इसमें कि क्योंकि उसामा बिन लादेन जैसे पाकिस्तान ने नहीं किया था, वो डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल टेररिस्ट था। मिला कहाँ से ये नहीं, वो इस डिबेट का शायद आपके पास टाइम नहीं आज होगा, लेकिन ये नहीं था कि हमने उसको फ्रेंड माना हुआ था, हम नेगोशिएशन कर रहे थे या हम उसको होस्ट कर रहे थे और अमेरिका के साथ मिलकर उनकी टीम यहाँ आई थी। कतर की सिचुएशन डिफरेंट है, वो एक पीस टॉक को, और जो ट्रेडिशनली वो पहले भी करता है, उसको होस्ट कर रहा था। दुनिया में इतना जिसको जंगल का कानून नहीं होना चाहिए कि एक मुल्क जिसको होस्ट कर रहा है, जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं हमास के, तभी आप मजाकरात कर रहे थे, तो आप आउट ऑफ द प्लेस जाके उसको टारगेट करें और फिर उसकी जस्टिफिकेशन पाकिस्तान से बुलाएं। पहली बात तो ये। आपके जो ऑनरेबल पैनलिस्ट और आप जो बात कर रहे थे,
लेट इट बी वेरी क्लियर कि नेक्स्ट बारी आपकी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम यूनाइटेड ना हुए और कनेक्टिविटी हमारी ना बनी, हमारी कोलैबोरेशन सिर्फ कंडेम तक रही, रेजोल्यूशन पास करने तक रही, रिजॉल्व सिर्फ पेपर्स तक रह गया, तो जाहिर है मैं हमेशा एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ज करता चलूं कि दुश्मन या कोई भी आप पर जब हमलावर होता है तो वो आपकी प्राइस देखता है कि आप क्या लेंगे उससे, हमलावर से क्या लेंगे। अगर उसको ये पता हो कि आपने कंडेम करना है या रेजोल्यूशन पास करना है, यूनाइटेड नेशंस में जाना है, ओआईसी का इजलास बुलाना है, इकट्ठे होना है, 2 दिन बाद अपने अपने घरों को चले जाना है और अगले वाले मुल्क का इंतजार करना है, तो ये कोई प्राइस नहीं है इसराइल के लिए, खासतौर पर इसराइल के जिसको अमेरिका की बैकिंग है। आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए मैं 6 और 7 मई की दरमियानी रात पे चला जाता हूँ क्विक, ताकि हम बेहतर समझ भी पाते हैं और हमारी मेमोरीज में भी ये फ्रेश है। 6 और 7 तारीख को जब 80 और 85 के दरमियान जहाज रात को 12 बजे रात को पाकिस्तान की सरहदों की तरफ उड़े थे, तो पाक फिजाइया ने कोई रेजोल्यूशन का इंतजार नहीं किया था, कोई ये नहीं कहा था कि कल सुबह हम छोड़ेंगे नहीं। उसी दिन उसी मार्के में आधे घंटे में 7 जहाजों को वापस लैंड, अपने पहियों पर लैंड करने नहीं दिया था। और अगले दिन आप रेजोल्यूशन करें या ना करें, और उसके बाद जो 10 तारीख को फॉलो अप हुआ था वो भी इस तारीख में का हिस्सा बन चुका है। तो ये इतनी ज्यादा आप प्राइस जब दुश्मन पर इंपोज करते हैं तो जंगें रुकती भी वही हैं, डिटरेंस भी, खौफ भी आप उसी से पैदा करते हैं, ना कि रेजोल्यूशन पास करे हुए अपनी कन्विक्शन। 2 चीजें, लास्ट वर्ड इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है। मैं ममासलत ढूंढने की कोशिश करता हूं कदर के साथ। देखिए, मुल्क का मिलिटरीली काबिल होना एक और चीज होती है और मुल्क का मिलिटरीली हिट बैक करने का रिजॉल्व होना बिल्कुल और चीज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, इस कौम ने जिस तरह हमें बैक किया मुसल्लह अफवाज को, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान फिजाइया ने जो किया, वो हमारा रिजॉल्व और कैपेबिलिटी की कॉम्बिनेशन थी। कतर की सूरत में मैं ये देखता हूं कि कैपेबिलिटी बहुत जबरदस्त है, दुनिया के बेस्ट फाइटर जहाज उनके पास है। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर में आपको बता सकता हूं, अगर मुझे कहा जाए कि बेस्ट एयरफोर्स के दुनिया में जहाज पिक कर, तो मैं यही पिक करूंगा। राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, F-15 QNA, C-17, इस तरह के जहाजों की कॉम्बिनेशन बेस्ट डिफेंस है। आखिरी जुमला इस पे मेरा ये है कि वो चले क्यों नहीं, वो रिजॉल्व का मसला है, कन्विक्शन का मसला है, या करेज का मसला है, या अपने स्टेक आपके किसी ऐसे मुल्क के साथ तो नहीं जुड़े हुए जो आपको करने नहीं दे रहा, उसका मसला है। और जब तक ये रहेगा, मुल्क जो मर्जी ले आए, अगर यही कंडीशन होगी, वो फाइट बैक या हिट बैक नहीं कर सकेगा और इतनी ब्लीडिंग नहीं करा सकेगा इसराइल से जितनी ये हम लोग सफर कर रहे हैं अपने। एक ब्रेक ले, वापसी पे दोबारा इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ये जो दोहा का जिक्र हम कर रहे हैं या गज़ा का जिक्र कर रहे हैं, ये अनहोना वाक़या नहीं है। मुस्लिम दुनिया ने एक के बाद एक पिछले कुछ अरसे में, पिछले 1-2 दहाइयों में ये तबाही नाज़िल होते देखी है। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, और पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, उससे बेपनाह दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, और पीछे उसके हमारा ईस्टर्न नेबर है इंडिया, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। किसी ज़माने में ये मुसल्ह जत्थे जो थे, ये अमेरिका ने जहाद अफ़गानिस्तान के ज़माने में इन सारे लोगों को ये जहादी बना के बड़ा पैम्पर करके खड़ा किया था। उसके बाद वो सैंक्शंस लगा के चला गया, फिर वक्तन फ़वक्तन इसको कभी कोई इस्तेमाल करता रहा, कभी कोई इस्तेमाल करता रहा। हमारी नाक़िस पॉलिसीज़ का भी उसमें दखल है। अभी ताज़ा तरीन उनका जो एम्प्लॉयर है, जो पैसा दे के उनको पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी दहशतगर्दी करवाता है, जिससे इस कौम के बेटे और बेटियाँ शहीद हो रहे हैं, वो इंडिया है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इससे पूछते हैं अपने मेहमानों से कि हल क्या है, कुछ हल भी तो होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और टीपी के साथ मिलकर ये हमारे फौजियों को, भाइयों और बहनों को शहीद कर रहे हैं। मैं आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो 2 चीजों से एक का इंतखाब करें। या पाकिस्तान के साथ सिंसियरिटी के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके तैयार। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना है, हमें फिर अफगानिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। अब वक्त आ गया है कि हमें इंतजामी सियासी फैसले करते हैं। मैंने आज शिफा सरार से गुफ्तगू की है और इसके लिए बहुत जल्द मैं एक मंसूबा काबीना के पास लेके जा रहा हूँ। अमन कायम करने के लिए फील्ड मार्शल जो कुछ आपसे बनता है वो करें, और जल्द मैं काबीना के इजलास बुलाकर और फैसला करके उसके ऊपर फिल फौर अमल करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और इसके अलावा फील्ड मार्शल जनरल आसिम, इन सारों की आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई है। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मुसलमान मुल्क के हुक्मरानों को आपस में हाथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो जो कुछ किसी एक के साथ आज हो रहा है, कल किसी दूसरे के साथ होना शुरू होगा, नहीं रुकेगा।
मिल के रोक सकते हैं, अलहदा नहीं रोक सकते। डॉक्टर तारिक साहब, ये जो दहशत गर्दी है, अभी पिछले चंद दिनों की वाक़यात देखें तो लातादाद हैं जो इस कौम के बेटे शहीद हो गए। इसका रोकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हिकमत चाहिए, दानाई चाहिए, फोर्स, ताकत भी चाहिए, सारा कुछ मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करना। क्या है आपके ज़हन में खाका? मलिक साहब, फोर्स और ताकत के साथ साथ एक और चीज़ भी चाहिए। वो चाहिए कौम के अंदर वो इत्तेहाद जो आपको मार्का हक, जब हम इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में थे तो पूरी कौम आपको बंद मुट्ठी की तरह नज़र आ रही थी, वो आपको इत्तेहाद भी चाहिए। तो वो हम पैदा करने की पूरी कोशिश कर भी रहे हैं और वो है भी। लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक तरफ तो आपकी बेहतरीन, दुनिया की एक बेहतरीन मानी हुई फ़ौज है जिसने इंडिया के साथ जंग में अपनी बरतरी हर हवाले से साबित की अल्लाह ताला के फजल से। और ये दहशतगर्द जो चंद सौ हैं, चंद हज़ार हैं, ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह के फजल से, चाहे वो KP में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या कहीं और हो। हमारे पास एक बेहतरीन हमारे मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस के इदारे वो मौजूद हैं, सिंदबर्द आज़मा है, और आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक इंशाल्लाह वो अपना ये काम जारी और सारी रखेंगे। लेकिन आप ये देखें कि जिस मैंने कौम की यूनिटी की बात की, अब दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें जो ये शहादतें हुई हैं, इस पे भी जो कि मैं कहता हूँ कि देखें क्या हौसले दिए हैं अल्लाह ताला की ज़ात ने। अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे मेजर अदनान शहीद के फैमिली की, उनके वालिद की, उनके मामू की। मैं कल दुआ के लिए गया, यानी अज़म और हौसले का एक पहाड़। हमारे लिए अपने जज्बात काबू करना मुश्किल थे, लेकिन क्या, और मैं उनके जाने से पहले मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा जो उनसे पहले विज़िट कर चुके थे, दुआ कर चुके थे, कि आपने उनसे ये नहीं कहना कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, आपने उन्हें मुबारकबाद देनी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं मुबारकबाद लेने के लिए बैठा हूँ, और यही मैंने किया। और उसमें उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब आपसे यही सुनना चाहता था कि आपको मुबारक हो कि जो इज़्ज़त, जो कामयाबी अल्लाह ताला ने आपके बेटे को दी और इसकी वसातत से अल्लाह ने आपको भी हिम्मत और हौसला दिया। ये जज्बे कहाँ से आप लाएंगे? ये जज्बे सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम के पास है। लेकिन अच्छा, वो जो भी उसके बाद 12 हमारे जवान शहीद होते हैं बनू में, उनकी भी पीछे माएँ, उनकी भी बाप, उनकी भी बेगमात, वो भी हौसले का मीनार है। लेकिन उसके साथ जब आप ये देखते हैं कि KP के, मैं कोई खुदा शायद पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनके हौसलों को मैं ये कहता हूँ कि सलाम करने का एक तरीका ये होता है कि उनकी आखिरी रस्मात में आप शिरकत करें। अब KP के वज़ीर आला वो वहाँ पे उनके जनाज़ों में शरीक नहीं हुए। आपने क्या मैसेज दिया पूरी कौम को? PTI का कोई वहाँ पे लोकल MNA MPA वो उनके जनाज़ों में शिरकत के लिए नहीं गए। मज़म्मत नहीं की जाती उनको ट्विटर अकाउंट से जो PTI के लोग हैं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब का आप ज़रा ट्विटर अकाउंट देखें, जो उनका एक्स अकाउंट है, उनको पता नहीं है किसके पास है, वो खुद जेल में बैठे हैं, वो मुसलसल रियासत के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, उनके सरबराहों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। भाई ये तो इंडिया का काम है। तो वैसे पाकिस्तानी कौम का एक भी बेटा शहीद हो तो ये कुछ सियासी मसला नहीं है। तो मैं सब जनाजों में शिरकत क्यों नहीं की चीफ मिनिस्टर ने? उनके घरों में जाना चाहिए। देखिए, चीफ मिनिस्टर से आज सवाल भी किया कि वो आज इधर ही थे, उन्होंने उसका अपना दिया कि भाई इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक होता है, देखें एज इंडिविजुअली हमारे हल्के का ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं उनकी क्या मसरूफियत है, मगर जिस भी हल्के का आया गई उन शोधा के घरों, देखिए मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मगर जिस भी हल्के का, जैसा अब भी मेजर अदनान की बात हो रही है, हमारे पार्टी के लोग गए, फातिहा कह के आए। इससे पहले मार गए अली मोहम्मद खान के, तो मैंने खुद फुटेज देखी है, उसके अलावा भी लोग गए हैं। बाकी जिस तरह हमारे अपने हल्कों में जब शोधा ये मार्का हक के दौरान हुए, के बेटे हैं ना, वो कोई नून लीग या PTI नहीं है, वो पाकिस्तान के बेटे। बात देखें, एक चीज़ की सबको रियलाइजेशन है, अगर हम आज इस खित्ते में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। कोई भी उससे बैक ऑफ नहीं कर रहा। असल इशू की तरफ हम जाते ही नहीं हैं। हम क्या कह रहे हैं, जो बात शहबाज शरीफ साहब ने की, वो बात इमरान खान भी तो कितने अरसे से कह रहे। वो कह रहे आपका 2200 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, आप नहीं उसको गार्ड कर सकते। अफगानिस्तान की 3 डेकेड से, 3 दहाइयों से इकॉनमी थ्राइव ही वॉर इकॉनमी पे कर रही है। जब उनकी एक ट्रेनिंग ही उस तरह की बन गई हो तो उनको आपने डिफरेंटली डील करना है। जब तक आप अपने अफगानिस्तान अपने नेबर के साथ नहीं मेंड करेंगे फेंस, आप किस तरह से दहशतगर्दी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रोक देंगे? उनका बहुत
सारे मामलात उस चीज़ पे चलते हैं। इसको आपने अगर डील करना है, आप डायरेक्ट उनके साथ अपने डिप्लोमेटिकली इंगेज करें, आप उन ट्राइब्स को इंगेज करें जो बॉर्डर के ऑल अलॉन्ग बैठे हैं, वो आपका फ्रंटियर बनेंगे, वो आपकी पोस्टें गार्ड करेंगे, सारे मामलात करेंगे। मगर आप क्यों इस चीज़ से पीछे हटते हैं? बात है कि हम अफगानिस्तान और NWFP को डिफरेंटली लेते हैं। हालांकि देखें कि एक ही ट्राइब है, दोनों तरफ बैठे हैं, उनकी रसूमात एक जैसी और एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। बॉर्डर के अक्रॉस तजारत इतनी ज़्यादा है, आपका खाली अफगानिस्तान बॉर्डर का पोटेंशियल $8 बिलियन का है, ट्रेड का है। आप अचानक ट्रेड भी बंद कर दें, आप अपने लोगों का उस तरह से भी इस्तेसाल करें, अपने लोगों को कहें इलाके के इलाके भी खाली कर दें, तो देखिए एक नेचुरल रिएक्शन आता है। आप उधर से हमला होगा तो फिर प्यार मोहब्बत या तिजारत नहीं, तो उधर से हमला होगा तो उधर हमला भी फिर करें ना, फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें। आपके ख्याल में उधर जवाबी हमला करना चाहिए? काइनेटिक ऑपरेशन अगर देखें उनकी टेरिटरी यूज हो रही है और आपके पास एविडेंस है तो वो करे ना। बात है हम अपनी आबादियों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनको क्यों नहीं आड़े हाथों लेते। ये खालिद चिश्ती साहब, आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको TTP का एक हल चाहिए। TTP के बहुत सारे फाइटर्स जो हैं सरहद पार बैठे हुए हैं और अफगान तालिबान उनको हाथ नहीं लगाते, क्योंकि ये पिछले 2 दहाइयों से इकट्ठे पहले पाकिस्तानी इलाकों में बैठे हुए थे। अब जब आपने यहाँ ऑपरेशन किया तो अब ये उधर बैठे हुए हैं। अब इसका कोई तरीकाकार तो करना पड़ेगा आपको। काइनेटिक ऑपरेशन है, जिरगा है, दोनों साइमल्टेनियस हैं, वट एवर इज़ दी वे, लेकिन आपने लोगों का और अपने सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ ये तो लाजिम है। मलिक साहब, मेरा मानना इस पे ये है कि जितना आप ज़्यादा आर्म्ड डील करेंगे, यानी आर्मामेंट वेपन्स, और जितना कन्फ्रंट करके डील करेंगे, हिंदुस्तान के लिए उतना ही फ़ायदा है। बिकॉज हिंदुस्तान हमेशा से ये चाहता आया है कि हमें वेस्टर्न इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाए ताकि वो ईस्टर्न साइड पे हमारी ज़ाहिर एक तवज्जो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। हमने कभी 2 फ्रंट या 3 प्रॉन्ग तो बनाई ही नहीं, अपनी मिलिट्री फोर्स को भी डेवलप नहीं किया, फोर्स गोल्स भी हमारे नहीं हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे ऐसे नहीं हैं कि हमने ईस्ट को भी हैंडल करना है और वेस्ट पे भी। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान का नहीं बल्कि ईरान की तरफ से भी हमारा वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो एक हो सकता है, आइडियल हो सकता है। नॉट गवर्नमेंट लेवल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हम जितना वेस्टवर्ड अपना देखेंगे उतना ही ज्यादा हिंदुस्तान खुश होता है कि चले वो उसके कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और उधर। ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन किसी स्टेज पे मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेट गो कर दिया जाए और फ्री हैंड दे दिया जाए। जैसे न्याज साहब भी कह रहे थे, इंगेजमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है और गवर्नमेंट लेवल पे, और फिर जब कंसेंसस डेवलप होगा उसके अंदर कैपेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, ना पाकिस्तान आर्मी का कोई कैपेबिलिटी का इशू है, ना एयरफोर्स का कैपेबिलिटी इशू है। लैंड फोर्सेज हमारी बहुत काबिल हैं, अभी साबित किया हमने। एयरफोर्स ने जो फैक्ट क्रिएट किए वो दूसरे बॉर्डर की तरफ भी क्रिएट कर सकती है, नॉट ओनली थ्रू फाइटर जेट्स, बट हमारे पास जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं वो बड़ी पावरफुल, वेरी इफेक्टिव और बड़े टाइमली वो हमें फेवरेबल रिजल्ट ला के दे सकती हैं। लेकिन वो एक फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट आप जाके करें। मेरा तो ख्याल है ये कॉम्बिनेशन हो सकती है, एक डिप्लोमेटिक प्लस पॉलिटिकल एंड प्लस ऑब्वियसली आर्म्ड। बाज हुकूमतें तभी आती हैं, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म ने जो फर्म कहा है कि इधर हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, उसका मतलब क्या है कि एक प्राइस वो पुट अप कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ नहीं चलेंगे, कोलैबोरेट नहीं करेंगे, हमारी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर, नेशनल इंटरेस्ट को नहीं लुक आफ्टर करेंगे, तो उनको एक कीमत देनी पड़ेगी। और हमेशा नेगोशिएशन टेबल। चिश्ती साहब, इसका फिर एक हल तो ये है, क्योंकि सऊदीज़ का वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस है, चाइनीज़ का भी इन्फ्लुएंस है, तो आपको आइडियली फिर रियाद में कोई टॉक्स रखनी चाहिए अफगान तालिबान के साथ और वहाँ बैठ के एक एग्रीमेंट करें। अगर तो वो उसकी पासदारी कर सकें तो ठीक है, ना पासदारी करें तो फिर आप काइनेटिक ऑपरेशंस करें। अदरवाइज ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है जो इस वक्त KP में है, जो कुछ बन्नू में हुआ, जो वजीरिस्तान में हुआ, जो बलूचिस्तान में हो रहा है। ये दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर एनी कंट्री। जी, मैं बिल्कुल उसी की तरफ, अगला जुमला मेरी इसी तरफ मैं ला रहा था जी। वो ये कर रहा था कि क्योंकि अफगानिस्तान के जो इस वक्त गवर्नमेंट है, तालिबान जो है, उनकी स्टेक चाइना और सऊदी अरब के साथ शायद हमसे ज्यादा हो, इकोनॉमिक भी और दूसरे भी, तो हमें गारंटीज डालने चाहिए। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चाइना हमारी बात पे कन्विंस होगा और सऊदी अरब हमारी बात पे कन्विंस होगा कि हमें एक फ्रंट ही काफी है, हम बड़ा अच्छा उसको मैनेज कर रहे हैं। 2 फ्रंट या 3 फ्रंट हमारी ना हमारे डिजाइन में है, ना हम उस कैपेबिलिटी पे जाना चाहते हैं। एक बात तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जरूर चाइना को, सऊदी अरब या जो भी और मुल्क, UAE हो या और मिडिल ईस्ट के लोगों, फ्रेंड्स को डालना चाहिए, अपनी एक सिवेरिटी या सेंसिटिविटी बतानी चाहिए। हमारे लोग हजारों जो कीमत दे चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पर ये दे रहे हैं, वो भी हाईलाइट करनी चाहिए। और फिर कॉन्सिक्वेंशियल भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ये मटेरियलाइज नहीं होता एग्रीमेंट तो फिर ये प्राइस हम लेंगे दूसरों से।
मेरा ख्याल है दोनों कैरेट एंड स्टिक चलेगा, सिर्फ एक से लेने से मुझे नहीं लगता कि हम टेक ऑन कर सकते हैं। और फिर ट्रिब्यूट इन्हीं शोधा को एक कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, फजल साहब, सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।